नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लैब पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। बात कही थी, तमाम नेताओं ने यही बात कही थी और वही बात रामलीला मैदान के बाहर राव एवेन्यू कोर्ट में भी गूंजती हुई नजर आई। क्या सब कुछ यानी मौसम बदल रहा है? राजीव जी, अरविंद केजरीवाल ये पूछ सकते थे कि प्रधानमंत्री जी ने क्या अच्छा काम किया। सवाल ये कि उन्होंने ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है, नोटबंदी से लेके कोरोना काल की घटना से लेके इलेक्टोरल बॉन्ड से लेके चीन से संबंधों को लेकर अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छा काम क्या किया। उन्होंने जो भी बातें कही माननीय प्रधानमंत्री जी, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेषज्ञता है कि वे बहुत जोर से बोलते हैं और असत्य बोलते हैं, और उन्हें यह विश्वास है कि असत्य को अगर बहुत जोर से बोला जाए तो उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। उन्हें यह भ्रम है, जबकि ये तथ्य ठीक नहीं है। असत्य असत्य ही रहता है, चाहे वो कुछ भी कर। अब वो दक्षिण भारत के मीडिया में जाकर बातें कर रहे हैं और वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि तमिलनाडु में उनकी सीटें शून्य है, 39 सीटों वाले तमिलनाडु में। केरल की 20 सीटों वाले राज्य में उनकी लोकसभा की सीटें शून्य है। आंध्र में उनकी सीटें शून्य, उनकी सीट शून्य है, जो 22 सीटों वाला राज्य है। तो उन्हें लगता है कि दक्षिण में जाकर कुछ बातें करनी चाहिए, शायद उसका कुछ असर हो। लेकिन बाकी राज्यों में कौन सा बहुत असर है ये भी देख लीजिए। तेलंगाना में 17 में से 4 है, उड़ीसा में से 21 में से 8 है, पश्चिम बंगाल में 18 पिछली बार थी, अब क्या होगा। तो उन्हें चिंता ये है कि मैं दक्षिण में कैसे अपनी सीटें बढ़ाऊं और दक्षिण के मतदाताओं को यह बताने की कोशिश करूं कि मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं और मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, करना चाहता हूं। इनकम टैक्स के बारे में और जिस तरह चुनावी इलेक्टोरल फंड में वसूली की गई, एक हमारे मोहल्ले में एक पुलिस वाला था, ट्रैफिक पुलिस वाला था, और वो कभी भी किसी व्यक्ति से, किसी वाहन चालक से पैसा नहीं लेता, लेकिन हर गाड़ी को रोकता था, उसके ड्राइवर को कहता था कि सामने पान की दुकान पे जाके एक पान लेके आओ, पान खा के आओ। और जब वो पान की दुकान पे जाता था तो पान वाला कहता था, भाई आपको 500 रुपए देने हैं मुझे, ये मैं पुलिस वाले को दूंगा। तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की भर्ती हुई, वसूली हुई कि सीधे कोई पैसा नहीं लिया गया, लेकिन बॉन्ड बेचे गए, किसको बेचे गए, किसने लिए, इसका कोई हिसाब नहीं। एक और बात माननीय अमित शाह ने बड़ी दावे से कही थी कि हमारे विपक्ष, देश की विपक्षी पार्टियों को या विपक्ष को भी बहुत पैसा मिला। उन्होंने आंकड़ा भी गलत बताया, यहां तक ठीक था। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने तो डंडे के जोर पे वसूली की थी, ये भी बताते कि हमें इतना पैसा क्यों मिला, क्योंकि हमारे पास ईडी थी, हमारे पास इनकम टैक्स था, हमारे पास सीबीआई थी। इन संस्थाओं का जितना अश्लील दुरुपयोग हुआ है, इतना ज्यादा दुरुपयोग हुआ है, ये भारत के इतिहास में कोई छोटी बात नहीं है। और खुद वित्त मंत्री जी के पति ने यह बात कही है, जो खुद अर्थशास्त्री हैं, कि इलेक्टोरल बॉन्ड विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला है। तो ये कहने का मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर जेएनयू का कोई प्रोफेसर, एक विद्वान व्यक्ति ये बात कहे जो अर्थशास्त्री की, इतना बड़ा घोटाला, जिस फर्जी घोटाले में राजीव गांधी को फंसाया गया था, बोफोर्स वाले मामले में, उसमें कुल भ्रष्टाचार का आरोप था 64 करोड़ रुपए, और आज तक 2024 तक यह बात साबित नहीं हुई कि बोफोर्स में कोई घोटाला हो। लेकिन बीजेपी ने शुरू से यह बात समझ रखी है कि अफवाहें फैलाने का अपनी विशेषज्ञता है, अफवाहें फैलाने का अपना फायदा है, और दुरुपयोग, सत्ता का दुरुपयोग करके विपक्षियों को बदनाम करने की बात करना उनकी विशेषता है। मुझे यह लगता है राजीव जी कि प्रधानमंत्री जी को यह इस बात का इल्हाम है कि चुनाव में उनको कितनी सीटें आने वाली हैं, और उन्होंने जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए और गोदी मीडिया के लोगों के लिए चर्चा का विषय रख रखा है, वो लक्ष्य तो वो कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये लक्ष्य पाना लगभग असंभव है।
मैं असंभव कह रहा हूं क्योंकि ये 370 सीटों की बातें कर रहे हैं जो कभी नहीं हुई होगी। लेकिन अतीत में आप देखेंगे कि 1984 में कांग्रेस को कितने वोट मिले थे, 493 उम्मीदवार खड़े किए थे और 414 सांसद जीते थे। लेकिन राजीव गांधी के दौर में कभी इस तरह की बातें नहीं हुई। इतने प्रबल प्रबल सत्ता के होते हुए भी कभी राजीव गांधी के दौर में इस तरह की बातें नहीं हुई। उन्हीं के एक साथी ने, वीपी सिंह ने उन्हें बदनाम करने की साजिश की और वो टूट गई, ये बात अलग है। लेकिन जो स्ट्राइक रेट कांग्रेस का अब तक रहा है उस जमाने में, आप सोचे कि 493 सांसद खड़े उम्मीदवार खड़े किए, उसमें से 414 जीते, 46.86% वोट उसे मिले थे और स्ट्राइक रेट था 84.31%। ये तो बीजेपी को कभी मिला नहीं है और न कभी मिलेगा, इस बात की गारंटी है। अब मोदी जी खुद ही दावा करें कि अगली बार भी मैं लाल किले से झंडा फहराऊंगा और अगले 5 साल में देश को वहां ले जाऊंगा, 2047 तक भारत वहां पहुंच जाएगा और 3047 तक या 3024 तक भारत यहां पहुंचेगा। राजीव जी, 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि पीपीवेट का जो मामला है, कई मामलों में तो साफ दिखता है कि चुनाव हार जीत बड़े अंतर से हो रही है, लेकिन कई बार चुनाव करने वाले अधिकारी सत्ता के दबाव में आकर बड़े बेईमानी वाले फैसले लेते हैं। आखिरी मोड़ पे जीतते जीतते जीतने वाला हार जाता है और हारने वाला जीत जाता है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी, उसके 4 उम्मीदवार ऐसे थे जो बहुत ही कम वोटों के अंतर से जीते। और मुझे लगता है कि पीपीवेट के बारे में अगर कोई फैसला होता है, उसकी गिनती होती है, तो बहुत से मामलों में चुनाव में क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा। जैसे मछली शहर चुनाव में, मछली लोकसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार 181 वोटों से जीता था, तो ये बड़ी संध्यास्पद बात लगती। भारतीय जनता पार्टी के अर्जुन मुंडा थे जो 1145 वोटों से जीते थे। भाजपा के ही वी श्रीनिवास प्रसाद 1817 वोटों से जीते थे, केवल 1817। वर्धमान, दुर्ग का है, वर्धमान आपके इलाके का है, वहां पे अहलूवालिया जी 2500 से भी कम वोटों से जीते थे, 2493 वोटों से। तो ये इस तरह की गड़बड़ियां जो प्रशासनिक चुनाव के अधिकारी प्रशासन के दबाव में आकर, नेताओं के दबाव में आकर जो गड़बड़ियां करते हैं गिनती में, वो उस पर एक सफाई होगी, लोगों को पता चल सकता है कि क्या होता है। मैं मेरे शहर का ही देखता हूं कि चुनाव में, महापौर के चुनाव में मतगणना चल रही है, आखिरी मोड़ तक कांग्रेस का एक उम्मीदवार जीतता आ रहा है, लेकिन रात को 12 बजे नतीजा आता है कि साहब जीतने वाला व्यक्ति बीजेपी का प्रत्याशी, और उसे बुलाकर तत्काल जिला निर्वाचन अधिकारी जो कलेक्टर होता है और मतगणना स्थल पर ताला लगा दिया, जबकि हर व्यक्ति कह रहा था कि बहुत गड़बड़ी हुई, हर व्यक्ति को उसमें शक लग रहा था। लेकिन अब आप कोर्ट में जाते रहिए, करिए जांच पड़ताल, वो अलग बात। एक तो मुझे ये बात कहनी। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री के बारे में कहना चाहता हूँ, जब वो तमिलनाडु में जाते हैं तो वो तमिलनाडु की बात करते हैं, वो श्रीलंका के कच्चातीवू या कच्चातीवू जिसको बोलते हैं, अलग अलग उच्चारण है, उसे श्रीलंका को देने के मामले में बात करते हैं कि बड़े आक्षेप लगाते प्रधानमंत्री। पर जो 2015 में सरकार बनने के बाद भारत सरकार ने बांग्लादेश से एक जमीन का समझौता किया था, जिसमें भारत ने 17,000 एकड़ जमीन बांग्लादेश को दी और बांग्लादेश ने 7,000 एकड़ जमीन भारत को दी। ये बहुत दिनों से विवादित था मामला, 1947 से विवादित था, और जब भी कांग्रेस की सरकार इसके बारे में कोशिश करती, सरकार की ने पहल की, बीजेपी ने उसका विरोध किया। तो प्रधानमंत्री कच्चा तीवू की बात करते हैं, ये बात भी करें कि भारत ने बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन क्यों दे दी, जो 11 गांव की जमीन, इस बारे में भी बोले। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जब तमिलनाडु में जाते हैं या तमिलनाडु के किसी मीडिया हाउस से बात करते हैं, तो वह बात करते हैं कि तमिल भाषा की बड़ी उपेक्षा हुई है आजादी के बाद। भाई साहब, 10 साल से तो इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? 10 साल से किस पार्टी की सरकार इस देश में है? उस पार्टी ने तमिल को आगे लाने के लिए क्या किया? तमिल भी भारत की भाषा है, उड़िया भी भारत की भाषा है, पंजाबी, असमी, सब भारतीय भाषाएं। इन भाषाओं को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया? ये बताते मोदी जी कि हमने ये किया, ये बताएंगे नहीं।
सब तमिल की बड़ी उपेक्षा हो गई, क्योंकि लोगों की भावनाओं को भड़काने का प्रयास करना उनका दायित्व। जब उर्दू की बात होती है तो हर बात ये कहने की कोशिश की जाती है कि उर्दू तो पाकिस्तान की भाषा है, वो पाकिस्तान की राजभाषा है, लेकिन उर्दू का जन्म भारत में हुआ और हमारी भाषा है, लेकिन उर्दू को हम अपनी भाषा नहीं कहते। तो इस तरह के विचार, इस तरह के संकीर्ण विचार भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के मुंह से अच्छे नहीं लगते। दूसरी बात है कि आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप बनारस के सांसद हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो आपके लिए सब जगह, सब भाषा, हर राज्य, हर इलाका एक जैसा होना चाहिए। और दूसरों के बारे में जब आप आक्षेप लगाते हैं कि साहब कच्चा तीऊ में तो हमारे मछुआरे जाल सुखाते थे, तो आपको बताना चाहिए कि जो भारत ने जमीन बांग्लादेश को दी वो क्यों दी। मुझे लगता है कि ये ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जिस पर संसद में बड़ी चर्चा हो चुकी है, और भारत सरकार, जो भी प्रधानमंत्री सरकार रही होगी, चाहे कच्चा तीऊ के मामले में हो या 2015 में, सरकारों ने सोच समझकर फैसले लिए होंगे। लेकिन चुनाव के इतने साल बाद, इतने चुनाव के मौके पर, घटना के होने के बाद ये बातें करना प्रधानमंत्री जैसे पद के व्यक्ति के लिए गरिमापूर्ण बात नहीं। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। प्रधानमंत्री, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।